डॉक्टर सुभाष कश्यप प्रसिद्ध संविधानविद और लेखक हैं। संविधान, संसद आदि विषयों पर उनके लेख निरंतर पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वे एक यशस्वी लेखक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कृपया आए, हमें संबोधित करें। डॉक्टर सुभाष कश्यप। परम सम्माननीय अध्यक्ष श्री संत कुमार जी, मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी, जैसा थरूर जी ने कहा, आज के नायक, मुख्य नायक धमीजा जी, श्री भानु धमीजा जी, जो पुस्तक के लेखक हैं, प्रभात जी और सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तित्व, मित्रों, साथियों, मैं श्री धमीजा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस पुस्तक के लिए। उनकी अंग्रेजी की पुस्तक मैंने देखी थी, पढ़ी भी थी, हिंदी की भी पढ़ने का प्रयास करूंगा। उन्होंने न केवल पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की है, न केवल राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में लेखन किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, बल्कि वो एक इसको अभियान के रूप में, राष्ट्र हित में अभियान के रूप में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं उपस्थित करता हूं, उन्हें सफलता मिले। और जब मैं सफलता की बात कहता हूं तो मुख्य बात यह है कि इस पर विचार होना चाहिए। देश भर में जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उन पर विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए देशव्यापी। मैं स्वयं राजनीति शास्त्र और नीति का एक अकिंचन विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी के रूप में सबसे पहले मेरे सामने जो प्रश्न आता है वो ये है कि आखिर राष्ट्रपतीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, और हमारे देश में जो प्रणाली चल रही है वो क्या है। क्या वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, हम एक रिपब्लिक हैं। हमारे यहाँ संविधान कहता है कि सारी कार्यकारी शक्तियों का वास राष्ट्रपति में है। देश की सारी कार्यकारी शक्तियों का वास राष्ट्रपति में है, और राष्ट्रपति आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, या तो सीधे अपने आप या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सारी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ऐसा संविधान कहता है स्पष्ट रूप से। तो अगर सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में वेस्ट करती हैं, अगर हम एक रिपब्लिक हैं, अगर राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जो इलेक्टेड लोगों का कॉलेज है, एक आम भ्रांति ये है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होता है और अमेरिका में डायरेक्ट होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है और हमारे यहाँ भी एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, और इलेक्टोरल कॉलेज के लोग इलेक्टेड होते हैं आम लोगों से। वो हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है। सिर्फ उनके यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज
प्राइमरीज के थ्रू एक सेपरेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बनाया जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पैसा बचाने के लिए जो इलेक्ट होकर स्टेट असेंबलियों के और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं का इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया। तो मैं राष्ट्रपति या संसदीय प्रणाली के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि पहले हम ये देखें कि राष्ट्रपतीय प्रणाली में क्या क्या असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है और संसदीय में क्या है। क्या हमारे यहाँ ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का सबसे पहला अर्थ ये होता है कि वहां पार्लियामेंट सॉवरेन है, प्रभुसत्ता का वास संसद में है, संसद चाहे कुछ भी कर सकती है। और पहले तो कहा जाता था कि वो संसद पर कोई अंकुश नहीं है, वो सिवाय इसके कि आदमी को औरत नहीं बना सकती और औरत को आदमी नहीं बना सकती। हालांकि अब साइंस ने वो भी पॉसिबल कर दिया और सब कुछ कर सकती है। तो प्रभुसत्ता का वास संसद में ये एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक थी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ संसद में प्रभुसत्ता का वास नहीं है। हमारे यहाँ संसद की शक्तियां भी परिसीमित हैं, परिभाषित हैं संविधान के द्वारा। हमारे संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता का वास या सुप्रीमेसी या सोवरेंटी न सुप्रीम कोर्ट की है, न पार्लियामेंट की है, न एग्जीक्यूटिव की है। सबकी शक्तियां परिभाषित और परिसीमित हैं संविधान के द्वारा। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां तो संविधान, लिखित संविधान है ही नहीं। लिखित संविधान ब्रिटेन में है ही नहीं। तो वहां पर तो जो संसद कहे वही संविधान है। कम से कम संकल्पना के स्तर पर अभी भी स्थिति यही है। हालांकि इधर कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, संसद में प्रभुसत्ता के वास के अलावा वहां पर दो पार्टी द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि मुख्य रूप से 3 दल हैं और एक चौथा दल इधर कुछ वर्षों से पैदा हो गया है। वहां द्विदलीय व्यवस्था है। तो द्विदलीय व्यवस्था में और फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में और एक जो उनका मुखिया है राष्ट्र का, वो आनुवंशिक सम्राट है या सम्राज्ञी है, हेरिडिटरी मोनार्क। तो जहां हेरिडिटरी मोनार्की है और जहां पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है और जहां द्विदलीय व्यवस्था है, वहां पर संसदीय व्यवस्था इवॉल्व हुई। और वो किसी संविधान ने नहीं दी, वो 200 साल के 250 साल के बीच में इवॉल्व हुई। तो क्या हमने उस व्यवस्था को अपने यहाँ अपनाया? उस व्यवस्था को आमतौर से कहा जाता है कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। मेरा निवेदन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट नहीं किया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने एक विद्यार्थी के नाते 1967 में 1967 में एक लेख लिखा था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर इंडिया। और वो लिखने से पहले मैंने 1 साल अमेरिकन सिस्टम को अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस में बैठकर न केवल स्टडी किया बल्कि उस सिस्टम में वर्क किया 1 साल तक। और उसके बाद 65, 66 में और 67 में मैंने वो लेख लिखा प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर इंडिया। उसमें मैंने कोशिश की कि संसदीय प्रणाली में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 12 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट की जो असेंशियल है टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में मैंने देखा उनमें से एक भी अप्लाई नहीं करती थी, एक भी अप्लाई नहीं करती थी। 12 की 12 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती।
वहां पर मैंने कहा द्विदलीय व्यवस्था है या 3 या 4 दल है। हमारे यहाँ आपको मालूम है कितने दल हैं? 2 दल जी 2050 में 1900 है। हाँ, 1900 जब आप घर से चले थे तो 1900 होंगे, तो अब तक 2 बढ़ गए होंगे। लास्ट काउंटेड 2050। 2-3 साल पहले एक ऐसी सभा में मैं भी उपस्थित था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तत्कालीन वो भी उपस्थित थे। तो मैंने अपने रिमार्क्स में कहा कि 1200 से अधिक पार्टियां हमारे यहाँ हैं। तो वो बोले कि नहीं, जब मैं निर्वाचन सदन से चला तो उस समय 1600 थे, और जब मैं वापस जाऊंगा तो हो सकता है 1600 से अधिक हो जाए। तो जहां लगभग 1900-2000 राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां पर न तो ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम चल सकता है, न आप उसमें संसदीय प्रणाली को चला सकते हैं। तो ज्यादा विस्तार में न जाकर मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ब्रिटिश ढंग की संसदीय प्रणाली बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपतीय प्रणाली भी नहीं है। हालांकि जैसा मैंने कहा, संविधान में स्पष्ट है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, और मिनिस्टर्स को ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू दी प्रेसिडेंट समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। इवन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर आर ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू दी प्रेसिडेंट फॉर पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स उनको थ्रू एक्सरसाइज होती है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बहुत सारे तत्व हमारे संविधान में हैं। तो हमारे यहाँ एक ये हाइब्रिड सिस्टम है, एक अपनी अलग व्यवस्था है जो न संसदीय है न राष्ट्रपतीय है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपतीय प्रणाली केवल अमेरिका में ही नहीं है, फ्रांस में भी राष्ट्रपतीय प्रणाली है, श्रीलंका में भी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी है, फिलीपींस में भी है। बहुत सारे देश हैं दुनिया के जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली है। तो हमें ये स्पष्ट करना होगा अपने मन में कि हम कौन सी राष्ट्रपति प्रणाली की बात कर रहे हैं। क्या हम अमेरिकन राष्ट्रपति प्रणाली की ही बात कर रहे हैं, और वो हमारे देश में कहां तक सफल हो सकती है। जहां तक समर्थन का सवाल है, राष्ट्रपति प्रणाली का समर्थन का, मुझे याद आता है वत्सन साठी जी हुआ करते थे हमारे मित्र। वत्सन साठी जी ने एक बार कुछ वक्तव्य दिया जिसका लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन लगाया कि वो राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में है, और उसके बाद उनका सारा जीवन लोगों को ये बताने में गया कि मैंने राष्ट्रपति प्रणाली के से मेरा मतलब नहीं था, राष्ट्रपति प्रणाली से मेरा मतलब नहीं था, मुझे गलत समझा गया, गलत कोट किया गया, और उनसे कई बार बातचीत करने का मुझे भी अवसर मिला। तो वो भी राष्ट्रपति प्रणाली के पक्षधर नहीं थे। दूसरी बात यह कि केवल राष्ट्रपतीय या संसदीय प्रणाली ही दुनिया में नहीं है, और भी प्रणालियां हैं। और तीसरा ये कि केवल ये कहकर के राष्ट्रपति प्रणाली अगर अडॉप्ट हो जाए तो देश की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, वो भी मैं समझता हूं अतिशयोक्ति होगी। देश को इस समय आवश्यकता है बहुत, जैसा सरोज जी ने कहा, बदलाव की जरूरत है, सुधारों की जरूरत है, और सुधार बहुत व्यापक सुधारों की जरूरत है, बहुत मामलों में सुधारों की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहिए, आर्थिक सुधार चाहिए, राजनीतिक सुधार चाहिए, और राजनीतिक सुधारों में सबसे पहले सुधार हमें चाहिए निर्वाचन व्यवस्था में और दलीय व्यवस्था में। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई लॉ नहीं है हमारे यहाँ। लगभग कोई भी कानून
पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, कंपनीज के लिए है, सोसाइटीज के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई लॉ नहीं है। और केवल इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है या रिकॉग्निशन के प्रावधान है। तो सबसे पहले लॉ होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए। दूसरे, निर्वाचन व्यवस्था, अभी उल्लेख किया थरूर जी ने। निर्वाचन व्यवस्था में क्या स्थिति है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं रिसेंटली, इन चुनाव को छोड़ दीजिए, इससे पहली जो अखिलेश यादव जी की विधानसभा थी, उसमें 93%, 93% विधायक ऐसे थे जिनके विरोध में अधिक मत पड़े, पक्ष में कम पड़े। 93% ऐसे थे। केवल 7% विधायक ऐसे थे जिन्हें बहुमत मिला था। और संसद में भी अगर 2014 के चुनाव को छोड़ दें, उससे पहले स्थिति ये थी कि 70% या 70% से भी अधिक पिछले 3-4 चुनावों में ऐसे सदस्य आते थे जिनके विरोध में मैंने वोट दिया, लेकिन वो जीत जाते थे, क्योंकि निर्वाचन व्यवस्था ब्रिटेन से लेके हमने FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वहां 2-3 पार्टियां हैं तो वहां चल जाती है। यहाँ पर 2000 पार्टियां हैं तो कैसे चलेगी? तो सचमुच में आंकड़े ये बताते हैं कि अगर किसी के पास 15% का वोट बैंक है, 15% का वोट बैंक है अब उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो 90% जीतने का श्योर। तो 15% से जो डाले गए मतों का 15%, इलेक्टोरेट का तो 5-6% ही रह जाएगा। 15% वोट लेकर आप सदस्य बन जाते हैं। चाहे आप जो व्यवस्था कर लीजिए, राष्ट्रपति या संसदीय, जब तक जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कम से कम ये नहीं कह सकें कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तो वो प्रतिनिधि कैसे? तो ये मैं समझता हूँ कि व्यापक सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल एक सुधार को लेकर अगर चलेंगे तो उससे समस्याओं का समाधान नहीं। व्यापक सुधारों को, नए बदलाव को नए आने देने में जो राजनीतिक दल हैं, संभवतः सभी राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ है बदलाव न लाने। तो चाहे आप राष्ट्रपति प्रणाली की बात करें, चाहे व्यापक सुधारों की बात करें, जो सत्ता में है, और सत्ता का मतलब रूलिंग पार्टी नहीं, जो अपोजिशन में है वो भी एक तरह से व्यवस्था में सत्ता में माने जाते हैं। उन सबका विरोध है बदलाव के प्रति, क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन स्टेटस को। तो सवाल ये है कि क्या हम उन व्यापक सुधारों के लिए तैयार हैं जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली पर भी विचार होना चाहिए, हो सकता है। मैं फिर एक बार नवीजा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि उनकी पुस्तक बहुत चलेगी पूरे देश में, और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उसके संस्करण आए तो अच्छा होगा, ताकि सभी भाषाओं के लोग उसको पढ़ सकें।